नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति सिंह। इस वक्त की अहम खबरों के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कोविड महामारी से बचाव की। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहनें, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं। और अब शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। अगले कुछ हफ्तों में तैयार हो जाएगी कोरोना वैक्सीन। कोविड-19 पर सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दिया भरोसा। वैज्ञानिकों की हरी झंडी के बाद चलाया जाएगा टीकाकरण अभियान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद पैन आईआईटी 2020 वैश्विक शिखर सम्मेलन को करेंगे संबोधित। सम्मेलन में वैश्विक अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी, नवाचार, स्वास्थ्य और सार्वभौमिक शिक्षा जैसे मुद्दों पर रहेगा फोकस। रिजर्व बैंक ने मौद्रिक नीति की समीक्षा बैठक में ब्याज दरों में नहीं किया कोई बदलाव। चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही से विकास दर सकारात्मक होने की जताई उम्मीद। सेंसेक्स 45,000 के ऊपर नई ऊंचाई पर पहुंचा। जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव के तीसरे चरण का मतदान संपन्न। 50.53% हुई वोटिंग। और नौसेना दिवस पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ने दी बधाई। प्रधानमंत्री ने कहा, तटीय सीमाओं की रक्षा के साथ साथ मानवीय सहायता के लिए भी तत्पर रहती है नौसेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड वैक्सीन तैयार करने सहित महामारी से जुड़ी अन्य चुनौतियों पर आज सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि देश के वैज्ञानिकों को पूरा भरोसा है कि अगले कुछ हफ्तों में कोरोना महामारी के लिए टीके का विकास हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने लोगों से आग्रह किया कि वो कोरोना के खिलाफ अभियान में जन भागीदारी को जारी रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन के लिए लोगों को अब बहुत ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अगले कुछ हफ्तों में कोरोना की वैक्सीन तैयार हो जाएगी और जैसे ही वैज्ञानिकों की हरी झंडी मिलेगी, भारत में टीकाकरण अभियान शुरू किया जाएगा। दुनिया की नज़र कम कीमत वाली सबसे सुरक्षित वैक्सीन पर है और इस वजह से स्वाभाविक है पूरी दुनिया की नजर भारत पर भी है। अहमदाबाद, पुणे और हैदराबाद जाकर मैंने ये भी देखा है कि वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग को लेकर देश की तैयारियां कैसी हैं। हमारे भारतीय मैन्युफैक्चरर्स, आईसीएमआर, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और ग्लोबल इंडस्ट्री के अन्य दिग्गजों के बहुत ही संपर्क में रह करके तालमेल के साथ काम कर रहे हैं। आप एक तरह से मानकर चलिए कि सभी कमर कस के तैयार बैठे हैं। प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कोविड-19 पर सर्वदलीय बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि करीब 8 ऐसी संभावित वैक्सीन्स हैं जो ट्रायल के अलग अलग चरण में हैं और जिनका उत्पादन भारत में ही होना है। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि भारत की अपनी 3 वैक्सीन का ट्रायल भी अलग अलग चरणों में है। टीकाकरण के पहले चरण में किसे वैक्सीन लगेगी, इसे लेकर भी केंद्र सरकार राज्य सरकारों से मिले सुझावों के आधार पर काम कर रही है। इसमें प्राथमिकता कोरोना के मरीजों के इलाज में जुटे हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और जो पहले से गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं वैसे बुजुर्ग लोगों को दी जाएगी। कल भी चल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों की टीमें वैक्सीन के वितरण के लिए निकट सहयोग के साथ काम कर रही हैं और वैक्सीन से जुड़े अभियान का दायित्व नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप को दिया गया है। इसमें टेक्निकल एक्सपर्ट्स, संबंधित मंत्रालयों और विभागों के अधिकारी और प्रत्येक जोन के हिसाब से राज्य सरकारों के प्रतिनिधि शामिल हैं। टीकाकरण के पहले चरण में
किसे वैक्सीन लगेगी, इसे लेकर भी केंद्र सरकार राज्य सरकारों से मिले सुझावों के आधार पर काम कर रही है। इसमें प्राथमिकता कोरोना के मरीजों के इलाज में जुटे हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और जो पहले से गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं वैसे बुजुर्ग लोगों को दी जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैक्सीन की कीमत कितनी होगी, केंद्र सरकार इस बारे में राज्य सरकारों के साथ बात कर रही है। उन्होंने कहा कि फरवरी मार्च की आशंकाओं भरे, डर भरे माहौल से लेकर आज दिसंबर के विश्वास और उम्मीदों भरे वातावरण के बीच भारत ने बहुत लंबी यात्रा तय की है और अब जब हम वैक्सीन के मुहाने पर खड़े हैं तो वही जन भागीदारी, वही साइंटिफिक अप्रोच, वही सहयोग आगे भी बहुत जरूरी है। आप सभी जानते हैं कि जब भी इतना व्यापक टीकाकरण अभियान चलता है तो अनेक प्रकार की अफवाहें भी समाज में फैलाई जाती हैं। ये अफवाहें जनहित और राष्ट्रहित दोनों के विरुद्ध होती हैं। इसलिए हम सभी दलों का ये दायित्व है कि देश के नागरिकों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करें, उन्हें किसी भी अफवाह में बचाएं। इसके साथ ही हम जानते हैं दुनिया में जिस प्रकार से कर्व बदल रहा है और चित्र कहां से कहां जाएगा कोई कह नहीं सकता है। और ऐसे में हमारे जो प्रूवन रास्ते हैं, प्रूवन हथियार है, उसको हमने कभी भी छोड़ना नहीं है और इसलिए 2 गज की दूरी और मास्क के प्रति भी हम लोगों को लगातार सतर्क करते रहना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक राष्ट्र के रूप में भारत ने जो फैसले लिए, जिस प्रकार तेजी से वैज्ञानिक तरीकों को अपनाया, उसका परिणाम आज दिख रहा है। उन्होंने कहा कि भारत ने जिस तरह कोरोना के खिलाफ लड़ाई को लड़ा है वो प्रत्येक देशवासी की अदम्य इच्छा शक्ति को दिखाता है। करीब 3 घंटे चली सर्वदलीय बैठक में राज्यसभा और लोकसभा में विभिन्न पार्टियों के सदन के नेताओं ने हिस्सा लिया। बैठक में केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह और डॉक्टर हर्षवर्धन भी मौजूद रहे। कोरोना संक्रमण के दैनिक मामलों की तुलना में अधिक दैनिक रिकवरी के ट्रेंड की वजह से देश में सक्रिय मामलों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है और ये 4,16,000 के पास जा पहुंचा है। भारत में प्रति मिलियन जनसंख्या पर सबसे कम मामले सामने आए हैं, जो पश्चिमी गोलार्ध के कई अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है। देश में कोरोना संक्रमण की पुष्टि वाले रोगियों की दैनिक संख्या पिछले 27 दिनों से लगातार 50,000 से नीचे चल रही है। पिछले 24 घंटे में करीब 36,500 नए मामलों की पुष्टि हुई, जबकि करीब 43,000 रोगी इलाज के बाद स्वस्थ हुए हैं। इसके साथ ही अब तक 90 लाख से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। देश में स्वस्थ होने की दर भी बढ़कर 94.20% हो गई है। इस समय देश भर में स्वस्थ हुए लोगों की संख्या इलाज करा रहे रोगियों की तुलना में 22 गुना अधिक है। फिलहाल देश में सक्रिय मामले 4.44% से गिरकर 4.35% हो गए हैं। अभी 4,16,000 के करीब लोगों का इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की वजह से मृत्यु दर में भी गिरावट आई है और ये 1.45% हो गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना महामारी ने 540 रोगियों की जान ले ली है। इसके साथ ही मृतकों का आंकड़ा 1,39,000 से ज्यादा हो गया है। हालांकि वैश्विक स्तर पर भारत में प्रति मिलियन जनसंख्या में सबसे कम मृत्यु दर के मामले हैं। आईसीएमआर के मुताबिक गुरुवार को 11,70,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच के साथ अब तक 14,47,28,000 नमूनों की जांच हो चुकी है। देश में इस समय प्रति 10 लाख की आबादी पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के निर्धारित मानक के 5 गुना परीक्षण किए जा रहे हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद डीडीसी के तीसरे चरण के लिए मतदान संपन्न हो गया। तीसरे चरण में 33 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 50% से ज्यादा वोटिंग हुई। इनमें 16 कश्मीर घाटी और 17 जम्मू क्षेत्र में है। जम्मू में 792 और कश्मीर संभाग में 1,254 मतदान केंद्रों सहित कुल 2,046 मतदान केंद्रों पर वोट डाले गए। कोविड-19 को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। चुनाव में 305 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें 139 जम्मू संभाग में और 166 कश्मीर संभाग में हैं। इसके साथ ही आज पंच और सरपंचों की रिक्त सीटों के लिए भी वोट डाले गए।
पंच के कुल 1738 क्षेत्रों में से 798 पर उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए। आज 327 क्षेत्रों में उपचुनाव के लिए वोट डाले गए, जबकि सरपंचों के कुल 126 क्षेत्रों में से 66 क्षेत्रों में वोट डाले गए। 40 सरपंच निर्विरोध चुने गए हैं। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के चुनाव की मतगणना जारी है। चुनाव में टीआरएस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। टीआरएस ने अब तक 47 सीटों पर जीत हासिल की है। वहीं बीजेपी के खाते में अब तक 32 सीटें आई हैं। मजलिस से इत्तेहादुल मुसलमीन ने 38 सीटों पर जीत हासिल की है। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के लिए पिछले मंगलवार को हुए चुनाव में 34 लाख से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजस्व और खुफिया निदेशालय के 63वें स्थापना दिवस कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में शामिल हुई। इस मौके पर वित्त मंत्री ने डीआरआई की वार्षिक रिपोर्ट जारी की। वित्त मंत्री ने कोरोना काल में डीआरआई और उसके अधिकारियों को उनके प्रदर्शन और सराहनीय सेवा के लिए बधाई दी। इस मौके पर वित्त मंत्री ने भारत में तस्करी की रिपोर्ट 2019-20 का अनावरण किया, जो सोने और विदेशी मुद्रा, नारकोटिक ड्रग्स, सुरक्षा, पर्यावरण, वाणिज्यिक धोखाधड़ी जैसे विषयों पर संगठित तस्करी के रुझानों का विश्लेषण पर आधारित है। भारतीय रिजर्व बैंक ने आज मौद्रिक नीति का ऐलान किया। केंद्रीय बैंक ने प्रमुख दरों में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया है। बैंक के मुताबिक भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार के पुख्ता संकेत देखने को मिल रहे हैं और आने वाली तिमाहियों में आर्थिक विकास की दर पॉजिटिव टेरिटरी में आ जाएगी। हालांकि महंगाई को लेकर केंद्रीय बैंक ने सजग रहने की जरूरत पर जोर दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास जब शुक्रवार की सुबह नेशनल मीडिया से रूबरू हुए तो उनके पास कहने को काफी कुछ था जो उम्मीदें बढ़ाने वाला था। जैसे पैसेंजर व्हीकल और मोटर व्हीकल की खरीद में बढ़ोतरी दहाई अंकों में हुई है। रेलवे से ढुलाई भी काफी अच्छी हुई है। कृषि क्षेत्र में भी काफी बेहतर उम्मीदें की जा रही हैं। इस वित्त वर्ष में पहली बार नॉन फूड क्रेडिट में वृद्धि पॉजिटिव टेरिटरी में आई है। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स भी अच्छा कर रहे हैं और भारत का विदेशी मुद्रा भंडार भी पिछले साल अक्टूबर के $554 बिलियन से बढ़कर इस साल नवंबर में $574.8 बिलियन हो गया है। लेकिन इन सब के बीच महंगाई चिंता का कारण बनी हुई है, जो कि अक्टूबर में 7.6% पर आ गई थी। The outlook for inflation has turned adverse relative to expectations in the last 2 months. While cereal prices may continue to soften with the bumper Kharif harvest arrivals and vegetable prices may ease with the winter crop, other food prices are likely to persist at elevated levels. Cost push pressures continue to impinge on core inflation, which could remain sticky. आरबीआई के मुताबिक अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत दिखाई देने लगे हैं। शहरी इलाकों में मांग बढ़ रही है और ग्रामीण इलाकों में भी मांग बढ़ने के पूरे आसार हैं। कोविड से रिकवरी रेट 94% है और वैक्सीन को लेकर भी लोग आशावान हैं। इस वजह से बाजार में विश्वास लौटा है। सरकार की तरफ से दी गई आर्थिक सहायता और प्रोत्साहन ने भी विश्वास को और पुख्ता किया है। वैक्सीन की आने की उम्मीद से निर्यात के भी सुधरने के आसार हैं। हालांकि आरबीआई ने कहा कि निजी निवेश ने अभी पहले जैसी रफ्तार नहीं पकड़ी है और जिन उद्योगों में सोशल डिस्टेंसिंग मायने रखती है, उन्हें पटरी पर आने में वक्त लग सकता है। Taking these factors into considerations, the real GDP growth for 2021 is projected at -7.5, and the breakup would be as follows. The first 2 quarters are already known, and for Q3 we are projecting plus 0.1%, and for Q4 we are projecting plus 0.7% in as I said in the Q4. So in other words, the H2 is expected to show positive growth.
and the projection for the H1 of next year, that is 2021, is projected at 21.9% to 6.5%. रिजर्व बैंक का कहना है कि सर्दियों के मौसम में महंगाई की दर में कुछ कमी आ सकती है, लेकिन इसे नीचे रखने के लिए मजबूत आपूर्ति श्रृंखला को बनाए रखना जरूरी होगा। साथ ही केंद्रीय बैंक का सुझाव है कि अर्थव्यवस्था में दिखाई दे रहे सकारात्मक बदलावों को जारी रखने और बढ़ावा देने के लिए समय समय पर नीतियों में जरूरी सुधार और बदलाव किया जाना जरूरी है। शेयर बाजार में आज जबरदस्त बढ़त देखने को मिली है। सेंसेक्स 45,000 के स्तर को पार कर गया और 45,148.28 के उच्च स्तर को इसने छुआ है। दिन भर के कारोबार के बाद सेंसेक्स 446.9 अंकों की मजबूती के साथ 45,079.55 के नए रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी ने भी नया रिकॉर्ड बनाया है। निफ्टी भी 126.6 अंकों की बढ़त के साथ 13,258.55 के नए उच्च स्तर पर बंद हुआ। दिन भर के कारोबार में निफ्टी ने 13,280.05 के उच्च स्तर तक पहुंचा। सबसे ज्यादा तेजी बैंकों के शेयरों में देखने को मिली है। सरकार और किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के बीच अगले दौर की वार्ता कल होगी। इससे पहले गुरुवार को सरकार और किसानों के बीच वार्ता में 40 किसान संघों के प्रतिनिधियों ने दिल्ली में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश के साथ वार्ता में भाग लिया। बैठक के बाद कृषि मंत्री ने आश्वासन दिया कि सरकार किसानों के सभी मुद्दों और शंकाओं पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि बैठक बहुत ही सकारात्मक माहौल में हुई। कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार किसानों के हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इस बात पर भी सरकार विचार करेगी कि एपीएमसी सशक्त हो और एपीएमसी का उपयोग और बढ़े। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का 6वां संस्करण 22 से 25 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। महोत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं। महोत्सव से पहले विभिन्न संस्थानों की ओर से कर्टन रेजर कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। आज राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी के जैव प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से कर्टन रेजर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि इस बार महोत्सव में आत्मनिर्भरता पर फोकस किया गया है। The aim is to engage the public with science and celebrate the joy of science and show the ways how science, technology, engineering and mathematics, to call it all together as STEM, provide us with the solutions to improve our lives. भारत ने कनाडा को भारत के आंतरिक मुद्दों पर टिप्पणी नहीं करने की चेतावनी दी है। विदेश मंत्रालय ने कनाडा के उच्चायुक्त को आज तलब किया। भारत में किसानों के मुद्दों पर कनाडा के प्रधानमंत्री और वहां के अन्य नेताओं की टिप्पणी को लेकर भारत ने विरोध दर्ज कराया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, उनकी कैबिनेट के कुछ मंत्रियों और सांसदों ने भारतीय किसानों के बारे में जो टिप्पणियां की हैं वो भारत के आंतरिक मामलों में अस्वीकार्य हस्तक्षेप हैं। भारत ने कहा कि अगर ऐसी गतिविधियां जारी रहीं तो भारत और कनाडा के संबंधों पर बुरा असर पड़ेगा। आज नौसेना दिवस है। ये दिन 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध के दौरान नौसेना की भूमिका के सम्मान में मनाया जाता है। नौसेना दिवस के मौके पर नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह, थल सेना प्रमुख जनरल एमएन नरवणे, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया इंडिया गेट स्थित समर स्मारक पहुंचे। समर स्मारक पर तीनों सेना प्रमुखों ने देश के लिए बलिदान देने वाले जाबाज जवानों को श्रद्धांजलि दी। इससे पहले नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह एक वीडियो संदेश में 1971 के युद्ध में हिस्सा लेने वाले जाबाजों के योगदान को भी याद किया। This year is also very special as we mark the commencement of the Swarnim Vijay Varsh, commemorating 50 years of India's victory in the 1971 Indo-Pak War. Some of our senior veterans have participated in and contributed to Indian Navy's spectacular victory in the 1971 war. We remember you this day and are grateful for your service to the nation.
1971 में भारतीय युद्धपोतों ने ऑपरेशन ट्राइडेंट के तहत कराची बंदरगाह पर हमला करके पश्चिमी तट पर पाकिस्तान की कार्रवाई को निशाना बनाया था। ऑपरेशन की सफलता को ध्यान में रखते हुए 4 दिसंबर को हर साल नौसेना दिवस मनाया जाता है। भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन ट्राइडेंट के दौरान PNS खैबर सहित पाकिस्तानी नौसेना के 4 पोतों को डुबो दिया था, जिससे सैकड़ों पाकिस्तानी नौसैनिक मारे गए थे। नौसेना दिवस के मौके पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने नौसेना कर्मियों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने ट्वीट संदेश में कहा है कि देश की समुद्री सीमाओं की रक्षा, व्यापार मार्गों की सुरक्षा और आपात स्थिति में मानवीय सहायता के लिए देश को आप पर गर्व है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने नौसेना दिवस के मौके पर कहा है कि कृतज्ञ देश राष्ट्र की सुरक्षा और सेवा में आपके अदम्य साहस और समर्पण पर सदैव विश्वास करता है, आप पर गर्व करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट संदेश में लिखा कि भारतीय नौसेना निर्भीक होकर हमारी तटीय सीमाओं की रक्षा करती है और जरूरत के समय मानवीय सहायता भी प्रदान करती है। हम सदियों से भारत की समृद्ध समुद्री परंपरा का भी स्मरण करते हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने एक वीडियो संदेश में भी साझा किया है। स्वतंत्रता के बाद हमारी भारतीय नौसेना ने विभिन्न अवसरों पर अपना पराक्रम दिखाया, चाहे वो गोवा के मुक्ति संग्राम हो या 1971 का भारत पाक युद्ध हो। जब हम नौसेना की बात करते हैं तो सिर्फ हमें युद्ध ही नजर आता है, लेकिन भारत की नौसेना मानवता के काम में भी उतनी ही बढ़ चढ़ करके आगे आई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने भी नौसेना दिवस के मौके पर नौसेना कर्मियों को बधाई दी। भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामास्वामी वेंकटरमन की जयंती के मौके पर आज देश भर में उन्हें याद किया गया। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने रामास्वामी वेंकटरमन को श्रद्धांजलि भी दी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। उनके साथ ही राष्ट्रपति भवन के अधिकारियों ने भी आर वेंकटरमन के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ट्वीट संदेश में कहा है कि अपने यशस्वी सार्वजनिक जीवन में विभिन्न भूमिकाओं में पूर्व राष्ट्रपति रामास्वामी वेंकटरमन की राष्ट्र सेवा को सदैव याद किया जाएगा। भारत के 8वें राष्ट्रपति आर वेंकटरमन का जन्म 1910 में आज ही के दिन तमिलनाडु में तंजौर के नजदीक पट्टुकोट्टई में हुआ था। भारतीय विधिवेत्ता और स्वतंत्रता सेनानी रहे वेंकटरमन ने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। राष्ट्रपति बनने से पहले वेंकटरमन करीब 4 साल तक भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे। अगस्त 1984 में उन्हें भारत का उपराष्ट्रपति चुना गया और 25 जुलाई 1987 को वो भारत के 8वें राष्ट्रपति चुने गए। भारत के विदेश मंत्री के रूप में इंद्र कुमार गुजराल के कार्यकाल के दौरान गुजराल सिद्धांत के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल की जयंती पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ये बात कही है। इस मौके पर पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल को श्रद्धांजलि देते हुए उनके सम्मान में एक स्मारिका डाक टिकट भी जारी किया गया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने राजनीतिक दलों से राष्ट्र प्रथम की नीति का पालन करने की बात कही। पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल की जयंती के मौके पर चेन्नई में आयोजित कार्यक्रम को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने युवा पीढ़ी से आई गुजराल के जीवन से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। इस मौके पर पूर्व प्रधानमंत्री के सम्मान में उपराष्ट्रपति ने स्मारिका डाक टिकट भी जारी किया। कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने कई वैश्विक मुद्दों पर भी बात की। आतंकवाद को मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन बताते हुए उपराष्ट्रपति ने इससे निपटने के लिए सभी देशों से एकजुट होने का आह्वान किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि दक्षिण एशियाई क्षेत्र के विकास और सहयोग के लिए काफी क्षमता और संभावनाएं हैं।
सभी देशों को इस अवसर का लाभ लेना चाहिए। Today, उपराष्ट्रपति ने नेतृत्व की भूमिकाओं में महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने मद्रास उच्च न्यायालय में महिला न्यायाधीशों की संख्या 13 होने पर खुशी जाहिर की। साथ ही उन्होंने कोरोना महामारी के प्रति सावधानी बरतने, सभी एहतियाती उपायों का पालन करने पर भी जोर दिया। केंद्र शासित लक्षद्वीप के उपराज्यपाल दिनेश्वर शर्मा का आज निधन हो गया। 1976 बैच के केरल कैडर के आईपीएस अधिकारी दिनेश्वर शर्मा लक्षद्वीप के 34वें प्रशासक के रूप में कार्यरत थे। वो 66 वर्ष के थे और पिछले कई दिनों से दिल्ली एम्स में भर्ती थे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने दिनेश्वर शर्मा के निधन पर शोक जताया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट संदेश में कहा है कि एक उत्कृष्ट पुलिस अधिकारी रहे दिनेश्वर शर्मा की आंतरिक सुरक्षा में विशेषज्ञता उल्लेखनीय थी। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कहा है कि जम्मू और कश्मीर में वार्ताकार के रूप में वहां शांति बहाली में दिनेश्वर शर्मा की महत्वपूर्ण भूमिका रही। एक कर्तव्यनिष्ठ पुलिस अधिकारी के रूप में देश की आंतरिक सुरक्षा में उनका योगदान हमेशा याद किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि लक्षद्वीप के प्रशासक दिनेश्वर शर्मा ने लंबे समय तक भारत के पुलिस और सुरक्षा तंत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने अपने पुलिसिंग करियर के दौरान कई संवेदनशील आतंकी हमलों और विद्रोही गतिविधियों से निपटने के दायित्व का निर्वहन किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट संदेश में लिखा कि दिनेश्वर शर्मा ने भारतीय पुलिस सेवा के एक समर्पित अधिकारी के रूप में सेवा करते हुए देशभक्ति का परिचय दिया। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाते जाते एक बार फिर आपसे अपील। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहने, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।